नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। महाराष्ट्र की धरती पर आज चुनावी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में ठाकरे सेना की रैली चल रही है। मुंबई के आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे गुट की रैली चल रही है। विजयदशमी के दिन महाअघाड़ी और महायुति दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं कि चुनौती है आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। किसका हिंदू वोट बैंक सबसे मजबूत है, इसका ट्रेलर शिवाजी पार्क से लेकर आजाद मैदान तक दिख रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी पिच पर सबसे बड़ा ट्विस्ट मुस्लिम वोटर्स देने वाले हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को 30 सीटें दी, क्या वो मुसलमान 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे तीनों को झटका देने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम बूथ का सौदा हो गया है? अगर हां, तो राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा भीतरघात किसने किया है? ये पूरी रिपोर्ट से समझिए। मेरा सवाल शरद पवार जी की भी पार्टी से है। मेरा सवाल उद्धव साहब की पार्टी से भी है। मेरा सवाल कांग्रेस से भी है। जो राहुल, जो पवार, जो ठाकरे महाराष्ट्र में हैं मुस्लिम वोट के सहारे, क्या वो अब की बार मुसलमानों की वजह से ही महाराष्ट्र का चुनाव हारेंगे? महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट की पाठशाला शुरू हो गई है। क्या ये इंडी गुट के लिए खतरे की घंटी है? ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उद्धव जी उधर थे, दुश्मन थे, इधर हो गए तो पाक हो गए। कौन सी मशीन है भाई? क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तय कर लिया है अब की बार महाअघाड़ी से तौबा करना है? क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने फैसला कर लिया है अब की बार राहुल, पवार, ठाकरे गुट को वोट नहीं देना है? यहाँ से ऐलान करिए अब कि हम एमयूओ को वोट नहीं देंगे, कि हम एमयूओ को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई 30% मराठा, 12% दलित और 11% मुसलमानों के दम पर लड़ी जानी है। लेकिन 11% मुसलमानों के वोट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। इस मारामारी में राहुल, पवार, ठाकरे, अखिलेश वाली इंडी अलायंस भी है। बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी भी है। भाईजान ने अपनी पार्टी को अभी से महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में वोट बटोरने वाले काम पर लगा दिया है। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो उन्होंने भी अपने स्टाइल में मुसलमान वोटर्स को उकसाना, भड़काना और रिझाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की अपकमिंग सियासी पिक्चर का ट्रेलर भाईजान ने अभी से लॉन्च कर दिया है। ओवैसी ने तो ऑन कैमरा हिंट दे दिया है महाराष्ट्र में वो इंडिया अलायंस से हाथ मिलाने को भी रेडी है। जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। ये वक्त कठिन है मगर तारीखी वक्त है। तारीखी इसलिए है, अगर आज तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे, तो आने वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद सबका फोकस महाराष्ट्र पर शिफ्ट हो गया है। बीजेपी की हरियाणा विजय से महायुति फुल कॉन्फिडेंट है, तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी में जबरदस्त पैनिक मचा हुआ है। राहुल की पार्टी इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे कमजोर पिच पर है, किसी भी तरह की बार्गेनिंग करने की हालत में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सहित पूरी की पूरी इंडिया अलायंस महाराष्ट्र की सियासी पिच पर एकमुश्त मुस्लिम वोटों के ही सहारे बैठी हुई है। मुसलमानों को रिझाने के लिए
अपने पाले में करने के लिए महाअघाड़ी ने पोस्टर बैनर बनाने शुरू कर दिए हैं। मगर क्या इन पोस्टर से सच में फायदा होने वाला है? महाराष्ट्र के पॉलिटिकल बैटल के बीच मुसलमानों की तरफ से जो संकेत वहां से आ रहे हैं वो कम से कम राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा में छप्पर फाड़ के राहुल को मुसलमानों के वोट मिले, महाराष्ट्र में वैसा होता नहीं दिख रहा है। ये कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हैं। मुंबई में राष्ट्रीय उलेमाए काउंसिल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में एक चेहरे पर सबका फोकस था। ये चेहरा था मौलाना आमिर रशादी मदनी का। ये वही मौलाना आमिर रशादी मदनी हैं जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त उनके साथ एक फ्रेम में नजर आए थे। जनवरी 2023 में मौलाना आमिर रशादी मदनी राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते देखे गए थे। राहुल के साथ कदम ताल करते हुए उस वक्त मौलाना रशादी मदनी कहा करते थे कि संविधान में यकीन रखने वाले राहुल गांधी की यात्रा का वो खुलकर समर्थन करते हैं। मगर कल तक राहुल को संविधान का रक्षक बताने वाले मौलाना रशादी महाराष्ट्र में पहुंचते ही अपनी लाइन लेंथ चेंज कर चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर मौलाना साहब ने मुस्लिम वोट की नई पाठशाला शुरू कर दी है। मौलाना आमिर रशादी मदनी ने मुंबई में खड़े होकर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में राहुल के पहुंचने से पहले ही मौलाना साहब ने उनकी मोहब्बत वाली दुकान पर और इंडिया अलायंस के संभावित चांस पर ताला लगा दिया है। मौलाना साहब ने राहुल को भी लपेट लिया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव तक किसी को नहीं छोड़ा। क्या क्या कहा, आपको पूरी बात सुनाते हैं। आज अभी बहुत सी बात हुई मोहब्बत की दुकान की। दो दुकानें खुली हुई हैं। नफरत और मोहब्बत की दुकानों के दरमियान परेशान है मुसलमान। आज आपको तय करना होगा कि महाराष्ट्र में अभी लोकसभा के इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने नंगे होकर के वोट दिया कि नहीं दिया? भाई बोलिए, दिया कि नहीं दिया? आज जो यहां से बड़े बने हुए कि हमने बीजेपी को हरा दिया, वो हमारी अल्लाह के बाद हमारी मेहरबानी के नतीजे में। लेकिन क्या पूरे महाराष्ट्र में 48 सीट पे एक सीट ऐसी नहीं थी जहां मुसलमान को टिकट दे दिया जाए? यह सवाल है कि नहीं है? फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर आपसे कहा जाए बीजेपी को हराना है। दोस्तों, बीजेपी को हराना नहीं है, बीजेपी पे 2-2, 4 जर अब लड़ाई लड़ना है। अब तुम्हारे बलबूते नहीं, नफरत की दुकान को मुसलमान बंद करेगा, उन साथियों को लेकर के जिनके हुकूक इन लोगों ने मारे हैं। इन बेईमानों को खदेड़ के बाहर करेगा। लेकिन मेरा सवाल शरद पवार जी की भी पार्टी से है, मेरा सवाल उद्धव साहब की पार्टी से भी है, मेरा सवाल कांग्रेस से भी है कि आपने मुसलमानों को 48 में से एक टिकट नहीं दिया, आप खामोश रहे। यह सवाल कांग्रेस के राहुल गांधी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तेरी चाहत में हम मुलायम, अखिलेश, समझ जाइए, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। तुम
तुम समर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। एक सैफई छोटा सा गांव, 6% यादव हमारे बलबूते पे हुकूमत कर रहा है। एक छोटे से सैफई में वहां हेलीपैड भी है, वहां पीजीआई भी है, वहां 25-30 साल पहले से सारी सड़कें हाईवे ने एक्सप्रेसवे की तरह है, सारी सुविधाएं हैं हमारे बलबूते पर। तो इस शेर को फिर समझिए कि इन्होंने आपको कहां पहुंचा दिया। तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए। किसके? अखिलेश भैया, जवानी कुर्बान। हमारे मुल्क में भी अगर मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं तो एक पास पॉलिटिकल मुसलमानों की पार्टियां मुस्लिम मुस्लिम करती हैं। ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उद्धव जी उधर थे तो दुश्मन थे, इधर हो गए तो पाक हो गए। कौन सी मशीन है भाई? बोलिए, ये बेवकूफ बना रहे कि नहीं बना रहे? तो आप बेवकूफ बनेंगे। तो अगर इन्होंने एमवीए ने अगर यहां पर मुसलमान 13.4 हैं, क्यों दिलीप भाई? 13 यानी तकरीबन 14% हैं। 14% के हिसाब से 288 सीट में 288 सीट में अगर उन्होंने 14 या 42 यानी तकरीबन 38 सीटें होती हैं, अगर किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो यहां से ऐलान करिए अब कि हम एमवीए को वोट नहीं देंगे। बोलिए। और एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। यानी जिस मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी अपना वोटर बता रही है, जिन मुसलमानों के सहारे राहुल लोकसभा चुनावों में 99 सीटों तक पहुंचे, हरियाणा भले हारे लेकिन मुस्लिम वोट खूब कमाए, अब वही मुसलमान महाराष्ट्र में महाअघाड़ी या कहे इंडिया अलायंस का खेला बिगाड़ सकते हैं। मौलाना आमिर रशादी मदनी के इशारे समझे तो मुसलमान तीसरे मोर्चे वाले प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं। हिंट दे चुके हैं कि अगर राहुल से नहीं होगा तो हम बताते हैं कैसे होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन बीजेपी के खिलाफ हुआ। ऑल इंडिया लेवल पर 65% मुसलमानों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया। महाराष्ट्र की बात करें तो मुसलमान वोट बैंक की बदौलत ही इंडिया अलायंस 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर खेला होगा और ये खेला कोई और नहीं, भाईजान ही करेंगे। महाअघाड़ी को टाटा बाय बाय कह देंगे। और ये क्यों और कैसे होगा, ये समझने के लिए आपको मौलाना आमिर रशादी मदनी की बातें सुननी होंगी। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। तो मुसलमानों को जो एक वोट बैंक बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया इस वक्त हो, दोनों को मुसलमानों की वोट की तो ज़रूरत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष यानी मुस्लिम पार्टियों के लोगों के साथ गठबंधन या सीट शेयरिंग की हिस्सेदारी की, उसमें कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मुसलमानों को जब भी मौका मिला तो सबसे ज़्यादा परेशान तो कांग्रेस ने किया, समाजवादी ने उससे ज़्यादा किया। इनकी हुकूमत थी अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की हुकूमत थी। आप मोहब्बत की दुकान से भी बड़े खफा नजर आ रहे हैं, लगातार उसका जिक्र करते करते कि कोई मोहब्बत की दुकान किसी काम की नहीं। हम मोहब्बत की दुकान से भी नाराज हैं और नफरत की दुकान से भी नाराज हैं। आप भारत जोड़ो आंदोलन में भी शरीक हुए थे, शामिल हुए थे राहुल गांधी के साथ, और उसके बाद आप मोहब्बत की दुकान से खफा नजर आ रहे हैं। नहीं, हम शारीक इसलिए हुए थे कि हमें ऐसा लगा कि शायद गुनाहों से तौबा हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक तो नहीं लगा। हमारे बहुत से मसाइल आए, उसमें कहीं कोई बोलने के तैयार नहीं है। एक मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में हम हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने झोली भर भर के वोट लिया मुसलमानों का, एक सीट मुसलमानों को दी नहीं दी, तो क्यों मुसलमान आपको वोट दे? 10 साल के बाद मुसलमानों को एक नया मसीहा पैदा होता है और हम धोखा खाते चले आ रहे हैं।
हमारे वोटों से जीत के वहाँ जाते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। वो तमाम लोग अगर महाविकास अघाड़ी मुसलमानों की आदाद व शुमार, उनकी यहाँ की जनसंख्या के एतबार से अगर मुसलमानों को टिकट नहीं देती तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये लोग मुंह से मोहब्बत के फूल झाड़ते हैं, करते कुछ नहीं। राहुल गांधी को तो मौका ही नहीं मिला है, तो आप अच्छे काम की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? गांधी के पूरे खानदान को मौका मिला, नाना को, अब्बा को, दादी को। मनमोहन सिंह की सरकार तो इन्हीं लोगों की सरकार थी ना। अभी जब से ये मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तब से की बात कर रहे हो, तब से तो मौका नहीं मिला इनको। देखो मौका मिल गया, वहां उन्होंने क्या कर दिया। अभी ये 2 साल पहले तक तो इन्हीं लोग की सरकार थी। महाराष्ट्र में भी ये तोड़ फोड़ के पहले तो महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा काम कर दिया मुसलमानों के लिए। मौलाना आमिर रशादी मदनी ने जो कहा है वो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं है। अब महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में चप्पे चप्पे पर उनका वीडियो भी पहुंचने लगा है। रही बात राहुल के मोहब्बत की दुकान की, तो बहुत गौर से 30 सेकंड का ये क्लिप सुनिएगा। ये सुनकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार महाराष्ट्र के मुसलमान वोटर्स क्या करने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं, किसे जिताने वाले हैं। वो मसीहा लोग, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे, जो इंडिया इंडिया की बात कर रहे, ये कौन सा इंडिया है तुम्हारा जहां देश के 25 करोड़ के लिए तुम्हारे दर बोलने के लिए जबान नहीं है। मुसलमान डमरू बना हुआ है, कभी ये बजा रहा है, कभी वो बजा रहा है, कभी ये बजा रहा है, कभी वो बजा रहा है। अरे तुम्हारे बाप की जागीर है। अब हम बजने का ना काम नहीं करेंगे। मौलाना आमिर रशादी के कदम महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर पड़ चुके हैं, अब तुम्हें बजाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने एक चीज तो कर दिया है, और वो ये कि मोदी और मोदी की पार्टी को महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ा एज दे दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी का काडर अब फ्रंट फुट पर खेलेगा, क्योंकि उसके पास जीत का टॉनिक है और 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उबरने का नया मोटिवेशन भी है। रही बात राहुल गांधी और कांग्रेस की, तो हरियाणा में बीजेपी की जीत ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी है। अगर कांग्रेस हरियाणा जीत जाती तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के वक्त उसका वेटेज ज्यादा होता, वो अपनी मर्जी चला पाती। मगर हरियाणा की एक हार ने राहुल के पोस्टर बॉय वाली इमेज को भी डैमेज किया है और इंडी गुट में कांग्रेस का प्रभाव भी कम कर दिया है। हालांकि जीत के दावे कांग्रेस अभी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे, उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी। आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है। अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुत्व पर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुस्लिम वोट डिस्टर्ब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसकी आलोचनाएं और जिसकी सारी बुराइयों को हमेशा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी उजागर किया करते थे, उसके ऊपर बोल नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने तो कटोरा लेकर खड़े हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। क्या हुआ हरियाणा में सबको पता है। बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे वो रिपीट नहीं होने वाले। एक तरह की एक लहर पैदा करके बैठी हुई है और इस लहर में मुझे पूरा विश्वास है कि उबाठा और उसके साथ कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी वो बह जाएगी, धुल जाएगी, नष्ट हो जाएंगे। तो हमारी पार्टी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की 1 नंबर की पार्टी होगी और सर्वोच्च सबसे शक्तिशाली पार्टी होगी, जबकि उबाठा के लिए ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है और इस टेस्ट में वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। अब वहाँ पे चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब महाराष्ट्र में जीतेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। महाराष्ट्र में तो इनकी हार तय है और महाराष्ट्र की जनता इंतजार कर रही है। अभी असली नकली आने वाले चुनाव में असेंबली में जनता तय करेगी। सवाल असली होता है। कोई अगर घर फोड़ने वाला खुद को मालिक समझने लगे, किराएदार, तो वो मालिक नहीं बनता। मालिक ओनरशिप ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की और उनके वारिस की होती है।
एक चीज और नोट करने वाली है और वो ये कि महायुति ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय कर लिया है। 235 सीटों पर महायुति में डील डन भी हो गई है, यानी 90% काम हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 288 में से बीजेपी 155, शिंदे गुट की शिवसेना 60 से ज्यादा और अजित पवार की एनसीपी 60 से 65 सीटों पर लड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, पवार, ठाकरे गुट की महाअघाड़ी में 50 से 55 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर महाअघाड़ी में जबरदस्त माथापच्ची हो रही है। सब तू मैं कर रहे हैं और 14 अक्टूबर से पहले कुछ भी होता नहीं दिख रहा। ऊपर से हरियाणा में राहुल और कांग्रेस की हार के बाद अब पवार और ठाकरे गुट ने भी कांग्रेस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और मोदी विरोधी गुट पर ये प्रेशर कम करने के लिए, मोदी पर अटैक करने के लिए अब भाईजान ने भी नई चाल चल डाली है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी को साथ लड़ने का ऑफर दे डाला है, यानी मौलाना तो मौलाना, अब बैरिस्टर ओवैसी ने भी महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट के लिए अपनी पाठशाला खोल दी है और उस पाठशाला में एडमिशन के लिए राहुल, पवार, ठाकरे को इनवाइट भेज दिया है। हौसलों को बुलंद रखो, वतन अजीज को बचाना है। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो यहाँ थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे, अब किसकी वजह से हारे बोलो आप। अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की हुकूमत बने, हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे 2 एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूरिया में फारूक शाह हैं, इम्तियाज जलील 3,20,000 के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे, नांदेड़ में है, शोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करे। योगी आदित्यनाथ के लिए अगले 48 घंटे बहुत रहस्यमय होने वाले हैं। क्या होगा ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि अचानक दिल्ली से बुलावा आया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ अपने पारंपरिक वेशभूषा में दिखे, महंत की तरह दिखे, शक्ति की आराधना की, विजयदशमी पर शोभा यात्रा निकाली। लेकिन कल क्या होने वाला है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या कल दिल्ली से कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है? दिल्ली से लखनऊ तक बहुत कानाफूसी हो रही है, लेकिन असलियत क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, जो कल होगा वो आज ही जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिर पर पगड़ी, महंत वाली पोशाक, गोरखनाथ मंदिर में पूजा, हजारों की भीड़ के बीच शोभा यात्रा। योगी आदित्यनाथ सीएम हैं और महंत भी हैं, इसलिए वो ना धर्म को भूलते हैं और ना कर्म को। कर्म योगी की भांति बाबा गोरक्ष पीठाश्वर की भूमिका में अनुष्ठान भी करते हैं, संतों की अदालत में दंडाधिकारी भी बनते हैं और शोभा यात्रा में शामिल होते हैं।
पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, लेकिन साल में कुछ मौकों पर वो महंत हो जाते हैं। साल के ज्यादातर दिन वो यूपी सीएम के तौर पर मीटिंग करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, रैलियां करते हैं। विजयादशमी के दिन भी वो यही सारे काम करते हैं, लेकिन उनका रोल चेंज हो जाता है। विजयादशमी के दिन क्या खास होता है, पहले वो देख लीजिए। योगी विजयादशमी के दिन नाथ संप्रदाय की परंपरागत पोशाक धारण करते हैं। सिर पर फूलों से सजी पगड़ी होती है, गले में नाथ संप्रदाय की विशेष माला रहती है। योगी रथ पर सवार होकर जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो हजारों भक्त उनके साथ चलते हैं। योगी की शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर के बाहर निकलती है तो उसका स्वागत सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में योगी न्याय के पथ पर बैठे रहते हैं। विजयादशमी के दिन वो संतों के न्यायाधीश बन जाते हैं, उनके विवादों का निपटारा करते हैं, संतों का दरबार लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीएम के तौर पर वो लखनऊ और गोरखपुर में करते हैं। विजयादशमी के दिन योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं, संतों की अदालत लगती है, योगी आदित्यनाथ की पूजा होती है और नाथ पंथ की सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ सभी विवादों को खत्म कराते हैं। विजयादशमी का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज योगी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। आम से लेकर खास तक कोई भी आसानी से योगी तक पहुंच सकता है, बात कर सकता है, तिलक लगा सकता है, महंत के तौर पर उनसे आशीर्वाद भी ले सकता है। योगी की शोभा यात्रा जैसे ही गोरखनाथ मंदिर से बाहर निकली, हजारों लोग उसमें शामिल हो गए। सड़क के दोनों तरफ लोग अपने महंत के स्वागत के लिए खड़े थे। महंत आदित्यनाथ की एक झलक के लिए महिलाएं और बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। योगी ने भी उन्हें निराश नहीं किया, सभी लोगों को अभिवादन किया। गोरखपुर का आसमान जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। योगी की शोभा यात्रा सबसे पहले मानसरोवर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान राम और माता सीता की आरती की। इसके बाद योगी रामलीला मैदान पहुंचे और रामलीला के श्री राम और सीता माता को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ गोरख पीठ के मठाधीश हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव मठाधीश के साथ मठ और माफिया जोड़ देते हैं तो इसका पूरा मतलब बदल जाता है। अखिलेश यादव ने 12 सितंबर को कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव को पता है कि योगी आदित्यनाथ की महंत वाली तस्वीरों का मैसेज दूर तक जाएगा, हिंदू वोट इसमें कनेक्ट होंगे। हिंदू वोट तो अखिलेश यादव को भी चाहिए, लेकिन हिंदू वोट हासिल करने का उनका पैटर्न अलग है। वो दलित ओबीसी वोट उन्हें कैटेगरी के हिसाब से नहीं, जातियों में बंटकर चाहिए। सवर्ण का वोट भी जातियों में बंटने के नैरेटिव के साथ चाहिए। लेकिन योगी जब भी बात करते हैं तो सनातन की बात करते हैं, पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी के साथ रहे और पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 2024 में संविधान आरक्षण वाला अखिलेश का नैरेटिव चल गया। हिंदू वोट बटे तो बीजेपी 33 और अखिलेश 37 सीटों पर पहुंच गए। समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें उन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, उन पाखंडों से मुक्ति पानी पड़ेगी जिन कारणों से देश गुलाम हुआ था, जिन कारणों से देश और हमारे पवित्र धर्मस्थल खंडित हुए थे, अपमानित हुए थे।
जिन कारणों से बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, वह तब हुआ था जब बिखरा हुआ समाज था, स्वार्थी समाज था, अपने लिए सोचता था, अपने समाज के लिए नहीं सोचता था, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता था। बीजेपी फैजाबाद की सीट हारी तो अखिलेश यादव योगी के हिंदुत्व वाली छवि को तोड़ने में लग गए। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं की जगह एक समुदाय के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुट गई। सिर पर पारंपरिक पगड़ी, गले में माला और हाथ में भाला, ये गोरक्ष पीठ के महंत का रूप है। ये धार्मिक संदेश भी देता है और न्यायिक संदेश भी। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में जिस काम पर सबसे ज्यादा फोकस किया है वो है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। इस दौरान माफिया मिट्टी में मिले हैं, अवैध कब्जों पर गरीबों के आशियाने बने हैं, या तो माफिया मारे गए हैं या जेल में हैं, और इसके बाद भी जो अपराध कर रहे हैं उनका एक जैसा अंजाम हो रहा है। मार्च 2017 से अक्टूबर तक यूपी में करीब 13,000 एनकाउंटर हुए। मुठभेड़ में 207 आरोपियों की मौत हुई, जबकि 27,117 गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर के दौरान 1,615 संदिग्ध आरोपी घायल भी हुए। योगी सरकार के दौरान औसतन हर 13वें दिन एक संदिग्ध आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के एनकाउंटर में हर जाति, हर मजहब के अपराधी मारे गए हैं। यूपी में सुधरते लॉ एंड ऑर्डर का ही असर है कि मुरादाबाद में एक बेटी 3 मनचलों से अकेले भिड़ गई। तीनों को जमकर सबक सिखाया और अपराधियों को जेल पहुंचा दिया। आज विजयादशमी है, 2 कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी, और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वह कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किस कोई भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा। यही लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ के चुनावी तरकश का सबसे मजबूत शस्त्र है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इन चुनाव के रिजल्ट योगी आदित्यनाथ के लिए भी जरूरी हैं और अखिलेश यादव के लिए भी। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत ने उस मोमेंटम को फिर से वापस ला दिया है जो लोकसभा के रिजल्ट के साथ कमजोर दिखने लगा था। अब अगर बीजेपी बाई इलेक्शन में भी जीत हासिल करती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर नहीं होगा। इस जीत का मैसेज 29 से पहले इलेक्शन वाले हर स्टेट में जाएगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी, 1 पर निषाद पार्टी और 1 पर आरएलडी का कब्जा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जातियां बंट गई थी, योगी उन्हें फिर से जोड़ रहे हैं। 9 साल पहले सीसामऊ में हुए सांप्रदायिक दंगों में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें 32 हिंदू जेल भेजे गए। बीजेपी का आरोप था कि उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने दबाव बनाकर हिंदुओं के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब 9 साल बाद योगी सरकार ने हिंदुओं के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सब के सामने बिखरे पड़े हैं।
ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंधमारी की थी, लेकिन योगी फिर से अपने वोटर्स को वापस ला रहे हैं और उनकी हिंदूवादी छवि का इसमें सबसे बड़ा रोल है। ये बात समाजवादी पार्टी भी समझ रही है। हिंदू वोट एकजुट हुए थे। उपचुनाव में पार्टी अपनी वो सीटें भी नहीं बचा पाई जिस पर उसका 2022 के चुनाव में कब्जा था। यूपी में उपचुनाव सिर्फ 10 सीटों पर ही नहीं है, इसके नतीजों से परसेप्शन बदलेंगे। इस चुनाव का रिजल्ट 29 में बनने वाली जीत की इमारत का फाउंडेशन होगा। ये रिजल्ट ही बताएंगे कि लोकसभा का परिणाम तुक्का है या अखिलेश के पास बचा कोई तुरुप का इक्का है। बाई इलेक्शन में पार्टियों की साख भी दांव पर है और नेताओं की भी। बीजेपी इसके जरिए अपना जनाधार वापस हासिल करने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी ये मैसेज देगी कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम। दोनों के बीच कौन बड़ा जननेता है, इसकी भी लड़ाई है। उन चुनावों में बीजेपी संगठन का भी टेस्ट होगा। इसके अलावा बीजेपी 2024 में अयोध्या की सीट हारकर परसेप्शन की लड़ाई हार गई थी। अयोध्या लोकसभा में आने वाली मिल्कीपुर सीट जीतकर वो इसे दूर करना चाहेगी। और आखिरी में टेस्ट होगा मोमेंटम का। हरियाणा में बना मोमेंटम बीजेपी यूपी तक लाना चाहेगी तो अखिलेश इन चुनावों में अपनी जीत का लय बरकरार रखना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पैन इंडिया है। हर स्टेट में उनकी डिमांड है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 और जम्मू में 4 रैलियां की थी। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 14 में से 9 सीट पर बीजेपी को जीत मिली तो जम्मू में योगी ने जिन 4 सीटों पर प्रचार किया था उन सभी सीटों पर कमल खिला। जेपी नड्डा 2 टर्म से बीजेपी के भरोसेमंद फेस है, लेकिन अब कहा जा रहा है उनकी जगह कोई नया अध्यक्ष कमान संभालेगा और इस कवायद से पहले योगी को दिल्ली से बुलावा आ गया। मतलब साफ है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर योगी से चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर सरप्राइज से भरा है। वो 5 बार लगातार सांसद रहे लेकिन केंद्र में मंत्री नहीं बने। 2017 के नतीजों के बाद अचानक उन्हें यूपी का नया चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। हालांकि इसके बावजूद यूपी में समय समय पर सीएम की कुर्सी को लेकर दावेदार सामने आते रहे, लेकिन पिछले 7 साल से योगी की कुर्सी कोई नहीं डिगा पाया। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर योगी का कोई दावा नहीं है, ना ही वो इस रेस में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग एंगल से कयासों का दौर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी के सभी टॉप के नेता 13 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मीटिंग का एजेंडा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भी है, जहां चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। यूपी के बड़े दिग्गज रविवार को दिल्ली में होंगे, लेकिन शुक्रवार को ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जा चुके हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये तस्वीर भी संकेत दे रही है कि अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी इसकी भरपाई इस उपचुनाव से करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी हरियाणा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव को भी काफी ज्यादा सीरियस ले रही है। अगर बीजेपी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो पार्टी नेताओं के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी।